हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ स्टैंडर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर। आप लोगों का रिलीज हो चुका है। सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब सेक्शन सी का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी में आप लोगों को टोटल 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, वो डन करने हैं। चलिए सेक्शन सी में 11th क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। The internal and external radii of a spherical shell are 3 centimeter and 5 centimeter respectively. एक spherical shell है जिसका internal radius 3 सेंटीमीटर है और external radius 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, थिकनेस आप लोगों को एक तरह से क्या कर दी गई है, प्रोवाइड कर दी गई है। It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 सेंटीमीटर। इसे मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया गया है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट पता करनी है। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी पता करना है। और पाई को 22/7 टेक करेंगे। अब आपको पता है अगर कोई चीज को मेल्ट करके किसी दूसरी शेप में बदला जाता है तो जो वॉल्यूम रहता है वो सेम रहता है। तो यानी कि जो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होएगा। चलिए पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आउटर शेल के वॉल्यूम में से अंदरले शेल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। लाइक दैट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम आप लोगों को पता है 4/3 पाई r³ होता है। तो हम लोग एक्सटर्नल रेडियस को r1 लेट कर लेते हैं और इंटरनल रेडियस को r2 लेट कर लेते हैं। 4/3 पाई आप लोगों का कॉमन आ जाएगा, तो r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब ये हमारे पास रह जाएगा। 4/3 पाई r1 हमें रेडियस एक्सटर्नल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इंटरनल है 3 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल पे 5 का क्यूब और इंटरनल पे 3 तो 3 का क्यूब। तो 4/3 पाई 125 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई मल्टीप्लाई में 98, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आपके पास स्फेरिकल शेल का आ गया। अब निकालेंगे हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसको रिकास्ट किया गया सिलेंडर में। सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, दैट इज पाई r²h, जहां पर r रेडियस ऑफ सिलेंडर है एंड h हाइट ऑफ द सिलेंडर है जो हमें पता करनी है। रेडियस, सिलेंडर का जो रेडियस है, ओके सिलेंडर का डायमीटर 14 दिया हुआ है तो रेडियस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 7। तो 7 का स्क्वायर h यहाँ पे लिख देंगे। डायमीटर इज इक्वल टू 14, तो जो रेडियस है इट विल बी 7। तो ये बन गया आपके पास 49 पाई h सेंटीमीटर क्यूब। हाइट हमें नहीं पता। अब कंडीशन क्या बोलती है कि अगर रिकास्ट किया जाता है तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कंडीशन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल
शेल, सिलेंडर माइनस आएगा यहाँ पे, ओके नहीं सॉरी इक्वल टू आएगा, ठीक है ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम 49 पाई एच है और स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम है 4/3 पाई 98। 49 और 98 डिवाइड होके 2 रह जाएगा, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एच आ गया है 4 × 2 8, 8/3 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली ये 2.67 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी आपके सिलेंडर की जो आप लोगों ने बनाया है। चलिए आंसर एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। आंसर शीट मैंने खोली हुई है। 11th क्वेश्चन 8/3, यस दिस इज द राइट आंसर। 8/3 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हमसे टोटल सरफेस एरिया भी पूछा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर अब टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और वैल्यूज को पुट कर देंगे। चलिए दिस इज सफिशिएंट, ये सफिशिएंट है इतनी जगह। तो टोटल सरफेस एरिया दैट इज TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई r ब्रैकेट स्टार्ट r प्लस h, सिलेंडर की बात हो रही है। अब पाई की वैल्यू पुट कर दे 22/7 क्योंकि ये कैंसिल तो नहीं होने वाला किसी से भी। रेडियस, रेडियस इज 7 प्लस और r 8/3 लिख दो, पॉइंट में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 22 44। नाउ टेक द LCM, तो ये आपका बन गया 44 मल्टीप्लाई बाय 29/3। मैं कैलकुलेटर से आंसर कैलकुलेट करता हूँ और फिर मिला लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 डन हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर लगाएंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेट मी चेक द आंसर। आंसर शीट हम लोग ओपन कर लेते हैं। 420, यस वी आर गेटिंग राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है हमारा 425.33। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का डन हो गया। चलिए नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एंगल है दो टेंजेंट्स के बीच में जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है। टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, उन वो एंगल एक दूसरे एंगल के साथ सप्लीमेंट्री यानी 180 बन रहा है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। सेंटर से जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रही है। अगर आपको याद हो ये कल हम लोगों ने सेक्शन आई थिंक ए में नहीं बी में यूज किया था करते हुए क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी का यूज, तो वही आप लोगों को इसमें बताया गया है। बिल्कुल डिटो एनसीईआरटी में से ये आ रहा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2। जिन बच्चों ने किया उनको पता, उनको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, यही है। ये एक सर्कल है, दिस इज लेट मी से सेंटर O, पॉइंट P एक्सटर्नल है जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। दिस इज लेट मी से फर्स्ट टेंजेंट, दिस इज लेट मी से सेकंड टेंजेंट। इनको अपन पॉइंट A और B कह देते हैं। तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है लाइक दिस, और लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यानी कि एक तो OA हो गया और एक B हो गया, और ये इनके बीच का एंगल। तो ये वाला एंगल सेंटर पे और ये वाला एंगल टेंजेंट्स के बीच में दिस इज इक्वल टू, एडिशन करके 180 हो रहा है, वो हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव में क्या लिखेंगे, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वाड्रेटरल PAOB, PAOB इस क्वाड्रेटरल में
एंगल पी, एंगल ए, एंगल ओ और एंगल बी, इन सभी का सम 360 डिग्री होगा। पी ए ओ बी, तो इन सभी का सम 360 होगा। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर। हमें पता है क्वाड्रेटर के इंटीरियर चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री है। वाई एंगल बिटवीन रेडियस जो यहां पर ओ ए है एंड टेंजेंट जो यहां पर पी ए है इज 90 डिग्री, 90 डिग्री है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 का एंगल होता है तो एंगल ए 90 डिग्री का हो गया। सिमिलरली एंगल बी भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये रीजन लिखने की आपको दोबारा जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख के यहाँ पे ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। अब पुट द वैल्यूज इन, लेट मी से दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो। P नहीं पता, A 90 डिग्री, O नहीं पता, B 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, और आई विल राइट एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180, उधर जाके माइनस हो गया तो P प्लस O का सम 180 डिग्री हो गया। P को अपन लिख सकते हैं एंगल APB और एंगल O को लिख सकते हैं एंगल AOB। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। जो एंगल APB है वो है आपके टेंजेंट्स के बीच का एंगल, और AOB क्या है आपके पास? लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर रही है उनके बीच का एंगल। तो दिस इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का डन हो गया है। चलिए एक बार इनका भी आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। ओके सही है। देखिए सभी यही चीजें हुई, चारों एंगल्स का सम 360, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन में आप लोग को एक इंटरनल चॉइस दी हुई है। टू टेंजेंट्स टीपी फिगर दिया हुआ है एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ है और दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, टी एक एक्सटर्नल पॉइंट है बिल्कुल। पी टी क्यू, पी टी क्यू यानी कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल ये वाला इज इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ, OPQ के डबल यानी कि इस एंगल के डबल हम लोगों ने प्रूव करना है। चलिए पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चल के फिगर बना लेते हैं। TP TQ PQ PO। ओके चलिए ये भी आपकी एनसीईआरटी में डिट्टो दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, तो मतलब आपको क्लियर इंडिकेशन है कि एनसीईआरटी अच्छे से कर ले अपनी, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर you will get full marks. This is center let me say, और ये T पॉइंट टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट, एक टेंजेंट हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी सपोज, और दूसरा टेंजेंट हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे P था नाम, यहाँ पे Q था, लेट मी चेक, मैं चेक कर लूँ नाम। PQ, यस PQ को ज्वाइन करना है और OP को ज्वाइन करना है। OP को ज्वाइन करना है लाइक दिस, ये रेडियस हो गया, और PQ ये एक तरह से कोड हो गई, या फिर जो लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करवा रही है, तो ये चीज है। ओके तो प्रूव आपने जो करना है वो ये है कि एंगल PTQ यानी कि ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, OPQ जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, आई थिंक यही है OPQ, चेक कर लेते हैं।
यस ओपी क्यू, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के सामने आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी ना किसी तरीके से इस एंगल और इस एंगल को ज्वाइन करना है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। इन ट्राइंगल टीपी क्यू ट्राइंगल आप लोगों को दिखाई दे रही है। इसमें तीन एंगल्स का सम यानी कि पी टी क्यू प्लस टी क्यू पी प्लस टी पी क्यू, इन तीनों का सम विल बी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। उसके बाद इसको अपन वन लेट कर लेते हैं। एज टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, टीपी और टीपी इक्वल होंगे, वाई टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी आर इक्वल, क्योंकि आपने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं तो वो आपस में इक्वल होंगी। थ्योरम हम लोगों ने ये प्रूव किया हुआ है। तो अगर दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो फिर उनके आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। मतलब टी पी क्यू, ये वाला एंगल टी क्यू पे इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे वन में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग कौन सा एंगल पुट करें, टी क्यू पी की जगह पे टी पी क्यू लिखे या टी पी क्यू की जगह टी क्यू पी लिखे। अब यहाँ पे बड़ा इजी है इसको फिगर आउट करना। हमें जो एंगल की रिक्वायरमेंट है वो ये चाहिए और ये वाला एंगल आप टी पी क्यू से एसोसिएट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग टी क्यू पी को लिख देंगे टी पी क्यू, यानी हमने टी क्यू पी को खत्म कर दिया है। तो टी पी क्यू दो बार हमारे पास आ गया, क्या लिख देंगे, एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू है एंगल टी पी क्यू के, वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। तो ये वाला एंगल हमने बेसिकली क्या कर दिया है, इसको निग्लेक्ट नहीं कहेंगे, इसको रिमूव करके टी पी क्यू कर दिया। अब पी टी क्यू प्लस टीपी क्यू दो बार हो रहा है तो दो बार लिख देंगे, 2 टाइम्स टीपी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ टीपी क्यू आ गया है इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको इक्वेशन हम लोगों ने मार्क कर लिए सेकंड, 2 नंबर। अब देखिए एंगल टीपी क्यू, ये वाला जो अभी अपन बात कर रहे हैं, और दूसरा जो एंगल चाहिए ओपी क्यू, ओ पी क्यू, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होगा। वाई एंगल बिटवीन रेडियस, रेडियस है आपका ओपी एंड टेंजेंट, टेंजेंट क्या है टीपी, कितने का होता है 90 डिग्री का होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो यहाँ पे P है। तो इसीलिए ये वाला प्लस ये वाला एंगल को ऐड करोगे तो 90 बन जाएगा। तो इससे क्या है, आप लोग टी पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस ओ पी क्यू, ये वाली आपके पास क्वांटिटी जाके माइनस हो गया। लेट इट बी इक्वेशन 3 बन गया। आखिरी दो स्टेप्स अब हमारे बाकी रह गए हैं। हमने जो प्रूव करना है वो रख लिया है ताकि अपना आंसर जब आएगा तो बिल्कुल डिट्टो मैच हम लोग करेंगे। चलिए पुट कर देते हैं।
पुट एंगल टी पी क्यू फ्रॉम 3 into 3 से उठाएं और 2 में पुट कर दे। पीटी क्यू तो चाहिए, वो तो आएगा ही आएगा, 2 तो है ही है। टीपी क्यू तो 90 माइनस ओपी क्यू, ब्रैकेट लगाए रखें क्योंकि नहीं तो गलत हो जाएगा। पीटी क्यू प्लस 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 180 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओपी क्यू इज इक्वल टू 180। 180 से 180 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 ओपी के उधर जाकर पॉजिटिव हो गया और इस तरीके से हमारा जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। आप देख सकते हो यही चीज प्रूव करनी थी और यही चीज प्रूव हो गई है और ये आप लोगों को फुल मार्क्स दिलवाएगा, प्रूव्ड। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो चॉइस दिया हुआ था पार्ट वो हमारा क्लियर, डन हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 केस स्टडी है और उन्होंने बताया था कि 4 में से 2 क्वेश्चन आपको केस स्टडी के मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। Okay, triangulation forms the basis of navigation whether it is by land, sea or air. ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो ट्रायंगल्स की फॉर्म में हम लोग बनाते हैं उससे नेविगेट यानी कि डायरेक्शन पता करने का वो फॉर्म बनाती है, चाहे वो आप लैंड पे हो, चाहे वो समुद्र में या फिर हवा के द्वारा हो। GPS, a radio navigation system, helps to locate our position on Earth with the help of satellites. सैटेलाइट की हेल्प से हम लोग अपनी पोजीशन अर्थ पे लोकेट कर सकते हैं, जिसमें जीपीएस सिस्टम यूज होता है, जिसके रेडियो नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ अ 240 मीटर टावर। 240 मीटर का टावर है, आपको फिगर आप लोग ये इसको अज्यूम कर सकते हो, ये टावर है और एक गार्ड है जो उसके ऊपर है। ऑब्जर्व्ड एंड अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, और वो देख रहा है कि एक बोट है जो उसकी तरफ आ रही है, मतलब टावर की तरफ आ रही है। टावर की हाइट 240 मीटर दे दी है। अ क्लिनोमीटर और इंक्लाइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स और स्लोप्स। ये मीटर का नाम है क्लिनोमीटर या फिर इसको इंक्लाइनोमीटर बोलते हैं, जिससे एंगल्स मेजर करने का काम किया जाता है। Guard uses the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 degree. उस मीटर की हेल्प से गार्ड ने देखा कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बोट का वो 30 डिग्री बन रहा है। जैसे हमारे पास वोल्ट मीटर, एमीटर होते हैं, उसी तरीके से ये क्लिनोमीटर है जो एंगल्स को मेजर करने के काम आते हैं। तो एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद ये लाइट हाउस है मुंबई हार्बर में, जो मतलब आपको दिखाया गया हार्बर। मेक अ लेबल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन दी है उससे आपको एक लेबलिंग डायग्राम बनाना है, फिगर बनानी है, प्रॉपर बताने की क्या चीज कहाँ पे है। एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्व टावर। और टावर से आपने बोट का डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा, फुट, फुट मतलब बेस वाला डिस्टेंस। चलिए, तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या गिवन है, एक तो हमारे पास है पहले तो ये अपन सी लेवल या ग्राउंड लेवल कुछ भी बोल दो भी तो बना सकते हैं। और ये हमारा आ गया है टावर, तो दिस इज द टावर। चलिए टावर को मैं लेबलिंग कर लेता हूं ए बी, और टावर की हाइट हमें 240 मीटर दी हुई है। अब एक बोट आ रही है, सपोज कर लो इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ये दिस इज बोट, ये बोट है और ये हम लोगों ने बोट को देखा लाइक दिस। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए आपको पता है ग्राउंड या सी लेवल की एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ओके, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी पैरेलल लाइन के साथ बनेगा। ये बहुत अपना डिस्कस हुआ है लाइक दिस। 30 डिग्री कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे नहीं बनता है, सीधा काटा लग जाएगा, कुछ भी बोलो नहीं देखेंगे, 4 नंबर सीधे चले जाएंगे। ओके, अब हमसे उन्होंने पूछा है कि टावर का जो फुट है, यानी कि ये वाला हो गया लाइट हाउस का फुट, और ये बोट है अभी यहाँ पे, तो इनके बीच की ये दूरी निकालनी है, यानी कि वी हैव टू फाइंड BC,
जिसे मैं x मीटर अज्यूम कर लेता हूं। ओके, और कुछ है अभी? नहीं जी, बस यही है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर बता दें कि क्या चीज क्या है। लेट ए बी हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की जो हाइट है उसको ए बी लेट कर लो, और वो हमें दी हुई है 240 मीटर। उसके बाद सी पोजीशन ऑफ द बोट व्हेन इट इज ऑब्जर्व बाय गार्ड। सी वो पॉइंट है, पोजीशन ऑफ बोट, जहां पे गार्ड ने बोट को देखा है। तो BC इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लाइट हाउस एंड सी, और उसको अपन ने क्या लेट किया है, एक्स मीटर। एंगल ये एक्स लेट कर लो, एक्स ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप से बोट का डिप्रेशन आप लोग देख रहे हो, दैट इज 30 डिग्री, जो मीटर ने कैलकुलेट किया है। अब एक्स ए जो लाइन है वो सीबी के पैरेलल है, और जो एसी है वो ट्रांसवर्सल है। तो इसीलिए जो एंगल एक्स ए सी है ये आप लोगों का एंगल ए सी बी के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये भी एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। तो ये प्रॉपर लेबलिंग हो गई है, प्रॉपर हमारा ये कैलकुलेट मतलब अब होने के लिए अब अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन को। लो जी, तो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर कर दी है, और अब अपन ट्राइंगल लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज है उनका यूज करके आंसर कैलकुलेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में एंगल एबीसी जो है वो 90 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकते हैं। और एसीबी जो है वो 30 डिग्री है। तो हमें देखिए परपेंडिकुलर गिवन है क्योंकि एंगल ये वाला है, तो और बेस पता करना है, तो फिर क्या लगाएंगे, tan थीटा लगा दें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस BC है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, ए बी की वैल्यू 240 है, और BC की वैल्यू x है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू 240√3 मीटर ये हमारा आ गया। लेट अस चेक कि क्या √3 की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चन का पार्ट दिया हुआ है, तो अगर पुट करना हुआ तो हमें पुट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा फिर फर्स्ट पार्ट डन हो गया। नहीं, इन्होंने नहीं दिया हुआ है √3 का वैल्यू, तो लेट अस चेक द आंसर कि क्या हमारा फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो डन हो गया है। 240 यस बिल्कुल, 240√3 हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया है। कोई भी यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, वी आर गेटिंग सेम आंसर 240√3। चलिए तो ये अपना एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 240√3 मीटर। इसको इरेज करते हैं क्योंकि अभी आपको 4 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अभी एक और पार्ट और डन होना है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, क्या है सेकंड पार्ट में चेक करते हैं।
आफ्टर 10 मिनट्स 10 मिनट के बाद द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर, तो जो बोट है वो टावर को अप्रोच कर रही थी, उसके पास आ रही थी। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय 240 रूट 3 माइनस 1 मीटर। जो डिस्टेंस है टावर से वो कम हो गया है, कितना? 240 रूट 3 माइनस 1, यानी कि जितना डिस्टेंस पहले था अब उस डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ही इमीडिएटली रेज द अलार्म, तुमने साथ ही में अलार्म बजा दिया। What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower? तो अब हमें इस पॉइंट पे बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन पता करना है टॉप ऑफ द टावर से जब आप देखेंगे। 10 मिनट के बाद मान लो जो आपकी बोट है, मैं इसको रेड से बनाता हूँ, बोट आपकी डी पॉइंट पे आ गई है। तो जब डी पॉइंट पे आ गई तो ऑटोमेटिकली है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा अब क्या बन गया? एंगल एक्स ए डी बन गया। ये वाला एंगल हमें उन्होंने पता करने के लिए बोला है। तो ए डी बी एंगल पता कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है, इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूँ। अब उन्होंने जो हमें दिया हुआ है डिस्टेंस की बात दी हुई है, दोबारा रीड करते हैं। उन्होंने कहा है द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर, its distance from the tower is reduced by 240 root 3 minus 1, यानी कि जो CD है वो आपको दिया हुआ है 240 रूट 3 माइनस 1। देखिए वहां पे रिड्यूस बाय है, रिड्यूस टू नहीं है, यानी कि बोट इतना ट्रेवल कर चुकी है रूट 3 माइनस 1। ठीक है, और तो क्या हम लोग डी भी निकाल सकते हैं या बी डी? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बीसी में से सी डी को माइनस कर दे तो 240 रूट 3 माइनस 240 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 रूट 3, और 240 को 1 से करेंगे 240 रूट 3 माइनस 240 रूट 3 माइनस माइनस प्लस 240, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई। तो 240 हमारे पास डिस्टेंस आ गया बी से लेकर डी तक का। ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ पे लिखा होता ना रिड्यूस टू, बाई की जगह पर अगर 2 लिखा होता तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो डायरेक्टली बी डी दिया हुआ है आप लोगों को, लेकिन उन्होंने लिखा है रिड्यूस बाय, तो यानी कि टोटल में से ये वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग एक लाइन और लिख दे, डी इज द न्यू पोजीशन ऑफ बोट आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद जो बोट की पोजीशन है वो हम लोगों ने डी लेट कर लिया। अब इन ट्राइंगल एडीबी ट्राइंगल में एंगल एबीडी वो तो आपका 90 डिग्री रहेगा, टावर वर्टिकल रहेगा, सीधा है। और आपका जो एंगल है एडीबी उसे अपन लेट कर लेते हैं थीटा। चलिए वही बात है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो tan थीटा ही लगाना प्रेफर करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा तो निकालना ही है इस केस में। परपेंडिकुलर है AB और बेस है अपने पास BD, ADB ट्रायंगल की बात हो रही है। जो AB की वैल्यू है वो गिवन ही थी पहले 240, और जो BD निकला है वो भी 240 निकल के आ रहा है, तो कैंसिल होके ये अपने पास आ गया 1। tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है? tan के 45 पे एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब जो थीटा है वो 45 डिग्री के इक्वल आ गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ज्यादा झुकना पड़ेगा बोट को देखने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? एज एक्स ए पैरेलल टू डी बी एंड AD is transversal, so angle XAD is equal to theta is equal to 45 angle of depression
ऑफ ओट एट पॉइंट डी। तो ये हमारा आंसर आ गया और यही उन्होंने हमसे पूछा हुआ था। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं हमारा आंसर शीट पे जाके। यस 45 डिग्री इज द आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर है, 45 डिग्री हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा डन हो गया। यहाँ पे भी आप इसको 45 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 केस स्टडी बेस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें करना है लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सैंपल क्वेश्चन पेपर, दैट इज 14th, और ये भी एक केस स्टडी है 2। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। पुशअप्स आर ए फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बनाने के लिए पुशअप एक बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव असरदार एक्सरसाइज है। दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के मतलब उसको भी शामिल करते हुए ये सभी ऑलमोस्ट सभी स्पोर्ट्स में हेल्पफुल होती है। While the push-up primarily targets the muscles of the chest, arms and shoulders, सबसे जो मतलब पुशअप होती है वो उनका प्राइम टारगेट क्या होता है, चेस्ट, आर्म्स और शोल्डर की मसल्स पे होता है। सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर मसल्स हेल्प इन टोनिंग अप द होल बॉडी। और जो दूसरे मसल से हेल्प या सपोर्ट मिलता है उससे रिक्वायर होती है ताकि पूरी बॉडी जो है वो अच्छी शेप में बने। नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। नितेश जो है पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। वो 3000 पुशअप है एक घंटे में कर सकता है। बट ही वांट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप इन 1 आवर। एक घंटे में अभी 3000 के पुशअप चल रहे हैं लेकिन वो इसको अचीव करना चाहता है 3900 पे एक घंटे के अंदर। फॉर विच ही प्रैक्टिस रेगुलरली, और वो रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे आप लोग अपने पेपरों के लिए तैयारी कर रहे हो रेगुलरली, वैसे ही विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस, हर दिन की प्रैक्टिस के साथ, ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप इन 1 आवर एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। पिछले दिन के कंपेयर में हर दिन 5 पुशअप उसके इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे पहले दिन 3000 थे, फिर 3005, 3010, तो 5-5 पुशअप इंक्रीज होते जा रहे हैं। If on first day of practice he makes 3000 push-up, पहले दिन मान लो कहता है कि 3000 पुशअप किए गए, and continues to practice regularly till his target is achieved, और जब तक टारगेट अचीव ना किया गया रेगुलरली प्रैक्टिस से जारी रही, मतलब 5-5 पुशअप रोज इंक्रीमेंट होते रहे। कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड, ये सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। चलिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। Form an AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of days he need to practice before the day his goal is accomplished। एक AP आपने बनानी है पुश अप्स के अकॉर्डिंगली एक दिन में, और फिर आपको बताना है कि कम से कम कितने दिन लगेंगे प्रैक्टिस के लिए ताकि वो अपना गोल कंप्लीट गोल पूरा हो जाए। देख लेते हैं 14th क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। तो पहले दिन कितने पुशअप किए, नंबर ऑफ पुशअप्स ऑन डे 1, पहले दिन कितने किए हैं 3000। दूसरे दिन नंबर ऑफ पुशअप्स ऑन डे 2, दूसरे दिन कितने पुशअप किए 5 ज्यादा किए तो 3005। इसी तरीके से कितने पुशअप होंगे तीसरे दिन 3010। तो यानी कि जो एपी है वो क्या बन जाएगा, एपी सीक्वेंस 3000, 3005, 3010, ऐसे ही 5-5 का इंक्रीमेंट होता रहेगा तब तक कि टारगेट 3900 ना हो जाए। तो नंबर ऑफ डेज पूछा है तो ए की वैल्यू 3000 है, डी A2 माइनस A1 निकाल देंगे। A2 की वैल्यू 3005 है, A की वैल्यू 3000 है, तो D आई एम गेटिंग 5। N यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ डेज हमें नहीं पता, और AN यानी कि आखिरी दिन पे कितनी नंबर ऑफ पुशअप हुए हैं 3900। यस AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू AN।
A की वैल्यू यू नो, N की वैल्यू यू हैव टू फाइंड, D की वैल्यू 5 एंड AN 3900। 3000 को जब आप राइट साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा एंड इट विल बिकम 900। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा 180। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 181। तो 181 दिन लगेंगे रेगुलरली और वो अपना टारगेट अचीव कर लेगा। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत ही की जा रही है। तो देखते हैं क्या हमारा ये आंसर सही है। 180 डेज, 180 दिन आ रहा है हमारा 180। एक मिनट, मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रैक्टिस n-1 इज इक्वल टू 180 डेज। ये एक दिन माइनस हुआ है 1 2 3 4 5। ओके, एक माइनस इसलिए किया गया है क्योंकि जो प्रैक्टिस का लास्ट डे था, यानी कि जिस दिन ये, इस दिन तो टारगेट अचीव हो ही गया, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। हम लोग 3000 को फर्स्ट मानते हुए चलेंगे। यस, तो नंबर ऑफ डेज टू अचीव टारगेट 181 डे पे तो टारगेट अचीव हो ही गया, तो उससे पहले कितने दिन लगे n-1, दैट इज 181 माइनस 1, 180 डेज। ठीक है जी। यस, नकल मार के भी हो गया आंसर। अच्छा, तो नहीं तो 181 पे फुल स्टॉप हो जाना था, नंबर कट जाना था। तो 180 डेज इज द राइट आंसर, क्योंकि ये यहाँ पे तो टारगेट अचीव ही हो गया। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि नंबर ऑफ डेज कितनी प्रैक्टिस करनी है बिफोर द डे, डे जहां पे उनका गोल अकम्प्लिश हो जाएगा, मतलब गोल कंप्लीट करने से पहले का एक दिन। इसीलिए जो सॉल्यूशन है वहां पर हमारा एक माइनस किया गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को पढ़ना ध्यान से जरूरी है। बिफोर द डे, दिन एक पहले। ओके, find the total number of push up performed by Nitish up to the day his goal is achieved। अब टोटल नंबर ऑफ पुशअप कितने किए, यानी कि सम फाइंड करना है, SN। चलिए, SN का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मैं सेकंड फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि हमें लास्ट टर्म की वैल्यू पता है। SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म, या फिर an भी लिख सकते हो। n कितनी है आपके पास 180। अब 181/2, 180 मत लिख देना क्योंकि उन्होंने जिस दिन उनका कंप्लीट हुआ है टारगेट वो भी इंक्लूड करने के लिए बोला है। पहले दिन 3000 थे और आखिरी दिन 3900 थे। 181/2 इसको ऐड कर दो तो ये 6900 बन जाएगा। नाउ लेट अस do the calculation। 181 multiply by 3900 divide by 2, I am getting 352,950 पुशअप्स। तो इतने पुशअप्स उनके टोटल हो जाएंगे जो अगर हम लोग उनको टोटल ऐड करेंगे। आंसर मिला लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, और गड़बड़ मिल गई है, 624450 आ रहा है। मैंने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन गलत कर दी। ओके, 96, लेट मी चेक अगेन। 181 इंटू 6900, हाँ जी, अपॉन 2, 6 ही है आंसर उनका। कैलकुलेटर से भी मैंने गलत कर दिया। चलो, यस, तो राइट आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर में करते हुए कुछ गड़बड़ कर दी थी, इसीलिए आंसर नहीं मिला था, लेकिन अब सही है। 624450 पुशअप्स। यस, बिल्कुल ठीक है, और ये लिखना जरूरी है पुशअप्स, यहाँ पे डेज लिखना जरूरी है। और आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी कि 181 आंसर सही क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन कर दिया है बिफोर द डे, जिस दिन उनका गोल पूरा हुआ उससे एक दिन पहले। और टोटल नंबर ऑफ डेज हमें 181 क्यों लेट किए, क्यों माने, क्योंकि उन्होंने लिखा है टू द डे हिज गोल इज अचीव, जिस दिन गोल अचीव हुआ है वो दिन भी इंक्लूड करना है। तो दिस इज योर
सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 मैथ स्टैंडर्ड, बहुत इजी पेपर है, वही बात फिर रिपीट करूंगा। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर अच्छे से कर ले, 40 आउट ऑफ 40 आपके कहीं नहीं गए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।